जय हिंद। मैं शिवम गहलोत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे नए करंट अफेयर के वीडियो में। आज तारीख है दोस्तों 22 सितंबर 2024। तो आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो अभी वर्तमान में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की और 12th लेवल की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों के फॉर्म भी अभी भराना चल रहे हैं, मतलब ठीक है। ग्रेजुएशन में लगभग 8,300 के आसपास वैकेंसी आई है और 12th लेवल पे 3,500 के आसपास दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है। आपको इनकी भी अच्छी तैयारी करना है। करंट अफेयर और जीके इन दोनों एग्जाम्स में, दोनों लेवल्स की एग्जाम में, ग्रेजुएशन लेवल वाली भी और 12th लेवल वाली भी, दोनों में करंट अफेयर और जीके का महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। 40 नंबर का पूछे जाने वाला है CBT 1 में। तो आपको तैयारी कैसे करना है? डेली करंट अफेयर की वीडियोस देखो, न्यूज़पेपर पर डालो, इतने में करंट अफेयर हो जाएगा। और इस क्लास में हम आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप डेली भी देखते हैं तो भी आपका एक अच्छा खासा पोर्शन आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आपको भी अपने पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पहला सवाल देखो, बहुत ही चर्चा का विषय रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा NPS वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है। आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा। ऑप्शन देखो जरा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। बताओ फटाफट इसका क्या आंसर होने वाला है। फटाफट लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय, ये इसका दोस्तों सही आंसर है। ठीक है, अभी वित्त मंत्रालय ने दोस्तों NPS वात्सल्य योजना को शुरू किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी योजना आखिरकार है क्या। NPS अकाउंट, रेगुलर अकाउंट जो हम खोलते हैं वो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए खोलते हैं, लेकिन अब माता पिता या अभिभावक उनके नाबालिग बच्चों का, मतलब कि 18 साल से जो बच्चे कम हैं, ठीक है, जिनकी आयु 18 साल से कम है, वो भी उनके लिए NPS अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें करेंगे क्या? तो न्यूनतम वो उनके लिए भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। 1,000 रुपये न्यूनतम इसमें डाल सकते हैं सालाना। अधिकतम कितना डाल सकते हैं तो उसकी अभी कोई भी सीमा तय नहीं है। ठीक है, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ये जो उनका NPS वात्सल्य अकाउंट है एक रेगुलर NPS अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों के भविष्य के लिए पैसा अगर इकट्ठा करना हो तो सरकार की बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आप NPS वात्सल्य अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपका एक रेगुलर बैंक अकाउंट है तो वहाँ से भी ये खुल जाएगा। PFRDA के द्वारा इसका पूरा संचालन होगा उसकी देखरेख में, और पोस्ट ऑफिस और PFRDA, ठीक है, वहाँ से भी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। सवाल आप देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारे आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देखो इसके ऑप्शन क्या है। A अमृत मोहन प्रसाद, B VR चौधरी, C उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर D दिनेश के त्रिपाठी। फटाफट इसका आंसर बता दो, मैं इसका आंसर लगाने वाला हूँ। बताओ क्या होने वाला है। A नंबर पे अमृत मोहन प्रसाद, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या था? SSB का महानिदेशक। अभी SSB क्या है? तो सशस्त्र सीमा बल। 1962 में जो भारत और चीन के बीच दोस्तों युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था उसके फलस्वरूप 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? SSB की। अब चलो फटाफट बाकी ऑप्शन पे नज़र डालो। ऑप्शन नंबर B VR चौधरी, ये कौन है? तो भैया ये वर्तमान में हमारे एयर मार्शल है, मतलब वायुसेना के प्रमुख हैं हमारे। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। याद रखना, सवाल पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख है। अब इन तीनों को मिला दो तो तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए CDS का पद बनाया गया है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। और वो कौन है? तो वर्तमान में अनिल चौहान। ये वर्तमान में कौन है हमारे? CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ रहे हैं। अभी हाल ही में BRICS NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? ध्यान रखना, ऑप्शन देखो जरा। सीरिया, B अल्जीरिया, ट्यूनीशिया या ऑप्शन नंबर D कोई नहीं। फटाफट बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। लगाने वाला वो आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B अल्जीरिया। जी हाँ दोस्तों, अभी ब्रिक्स, ठीक है, BRICS NDB का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। अब आप बोलो सर ये ब्रिक्स क्या है? तो ये देखो, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 4 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। केवल उस समय ये क्या थे? ब्रिक थे।
यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2006 की बात है, ठीक है भैया। 2010 में साउथ अफ्रीका बोले कि भैया हमको भी शामिल कर लो, तो 2010 में ब्रिक्स से ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। एस फॉर साउथ अफ्रीका भी दोस्तों इसमें शामिल हो गया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के शहर शंघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय है। इसका काम क्या है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाना। इन देशों के मध्य पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये ब्रिक्स का काम करता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी कौन जुड़ा है, अल्जीरिया, ठीक है। सारी बातें ध्यान रखना, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अभी हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ए ध्रुवी पटेल, सेरा सुटेट, सुवान मोटेट या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बता रहे हो, सही लगा दो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ध्रुवी पटेल, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 चुना गया है। 3 तरह के अनाउंसमेंट अभी हुए हैं दोस्तों। पहला, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन है, ध्रुवी पटेल। दूसरा, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है, तो ये है सेरा सुटेट। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है 2024 की, तो वो है सुवान मोटेट। तीनों क्वेश्चन, तीनों विकल्प आपको ध्यान रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करूं 2024 तो ध्रुवी पटेल है। मिस टीन की बात करूं तो सेरा सुटेट है। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो सुवान मोटेट है। चलिए दोस्तों, हौसले को बरकरार रखना और अंतिम प्रहार तक अपनी तैयारी को जारी रखना। बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। अगला सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, कौन राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है। फटाफट ऑप्शन देखो, शिल्पग्राम, विजयनगर, विजयपुरम या ऑप्शन नंबर डी अशोकनगर। एक्चुअली ये विजयपुरम नहीं है, ये श्री विजयपुरम है। बताओ क्या आंसर हो सकता है। सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। जो इसमें सुधार किया था मैंने अभी, श्री विजयपुरम, बिल्कुल सही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों, श्री विजयपुरम इसका नाम बदल कर दिया गया है। इससे पहले भी दोस्तों नाम बदले गए थे, ठीक है। जो वहाँ पर हेवलाक द्वीप था, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो दोस्तों स्वराज द्वीप कर दिया गया था। सवाल में पूछा भी गया था, ठीक है। नील द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, शहीद द्वीप इसका नाम रख दिया गया था। और एक और था, फटाफट बताओ, रास द्वीप, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। अब बात हो रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में ये स्थित है, ठीक है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये एक्चुअली क्या है, द्वीप है, इनका ग्रुप्स है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैडल पीक, ठीक, जो कि 732 मीटर ऊंची है ना। कितने मीटर ऊंची है, 732 मीटर। इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु भी यहाँ पर स्थित है। और सेल्यूलर जेल, जिसे कि काला पानी की सजा भी कहा जाता था, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों स्थित है। हाँ जी मित्रों, अगला सवाल आपके सामने है। किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीता है। स्पोर्ट्स से सवाल है और बार बार स्पोर्ट्स से सवाल पूछे जाते हैं जो इवेंट करंट में होंगे। चलो फटाफट ऑप्शन पर नज़र डालो। पी विजय, एल धनु, श्रीकांत या नीरज चोपड़ा। फटाफट आंसर इसका बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर, तो वो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एल धनुष। इस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है आप बताएंगे मुझे कि भैया ब्रांज मेडल इन्होंने जीता है। वेट लिफ्टर खिलाड़ी है ये और 55 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता है। स्पेन के लियोन शहर में ये जो प्रतियोगिता है वर्तमान में आयोजित की जा रही है। तो हाँ जी दोस्तों, हमारा अगला सवाल, किस राज्य ने सभी अभिसंपत्तिक क्षति वसूली अधिनियम को लागू किया है। कौन सा राज्य, ध्यान रखो ऑप्शन में बोलने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश का पहला राज्य कौन बना है,
बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। मैंने लगा दिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। सही जवाब है आपका। उत्तराखंड ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू कर दिया है। जान लेते उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। बाकी ऑप्शन पे नज़र डालो फटाफट। ऑप्शन नंबर एक क्या है आपके सामने? उत्तर प्रदेश। क्या जानते हो उसके बारे में? इसका गठन कब हुआ था? आप बोलोगे सर 24 जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ के शहर मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। एकमात्र शहर है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। ठीक, और क्या आपको ध्यान रखना है? तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा की सीटें कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद की सीटें भी है। कितनी है? 403 विधानसभा है और 100 कितनी विधान परिषद। द्विसदनात्मक है यहाँ। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश के साथ ही था। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बन गया? उत्तराखंड राज्य बन गया। नैनीताल यहाँ पर है, भीमताल यहाँ पर है, और भी कई प्राकृतिक घूमने के लिए पर्यटक स्थल भी उत्तराखंड में मौजूद है। अब ध्यान रखो, बिहार में क्या है? करंट अफेयर के अभी क्वेश्चन पढ़ के आए हो। बिहार में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्या घोषणा की गई थी? आधुनिक खेल विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में। सही पकड़े बिल्कुल। मध्य प्रदेश में क्या है? फटाफट बता दो मध्य प्रदेश के बारे में। देश का एकमात्र राज्य जिसने सबसे पहले क्या किया है? देखो फटाफट, कृषि भूमि का क्या किया है? हस्तांतरण। भैया किस तरीके से किया है? डिजिटल तरीके से करने वाला, फुल्ली डिजिटल तरीके से करने वाला, 100% करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। और यहाँ पे खास क्या है? तो सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी है। ठीक है, चलो आओ यार बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अभी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी कि नाडा इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव का 2nd संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑप्शन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। फटाफट बताओ कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। आपने अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप मुझे बताएंगे कि सर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आओ जरा, नई दिल्ली इसका आंसर है। किसका? नाडा का 2nd संस्करण आयोजित किया गया था। अभी नाडा क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी ये डोपिंग के जो मामले होते हैं उनमें कमी लाने का काम करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। ये डोपिंग क्या है? तो देखो, खिलाड़ी खेल खेलते हैं लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इल्लीगल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस लेना चालू कर देते हैं, जो कि गलत है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो देश के खिलाड़ी ऐसा ना करे तो इसका काम कौन देखता है? तो ये काम देखती है नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, स्थापना कब की गई थी? तो भैया नवंबर 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब बात करेंगे कि विश्व स्तर पर कौन ये काम करता है, तो वो करती है वाडा, WADA, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की ये क्या काम करती है? जो विश्व स्तर के खेल होते हैं, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, इसमें कोई खिलाड़ी डोपिंग के मामलों में ना पकड़ा जाए तो डोपिंग टेस्ट करती है वाडा विश्व स्तर के खेलों पर। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? तो हमारी नाडा। ठीक है, बाद में क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। ये भी कमेंट करना कि आपने एनटीपीसी के फॉर्म भर दिए हैं, किस जोन से भरे हैं। अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना कि सर पोस्ट प्रेफरेंस बता दीजिए, कौन सा जोन से भरे वो भी बता दीजिए। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये सवाल देखो जरा, किस खिलाड़ी को बंदरगाह जहाजरानी एवं जल मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस खिलाड़ी को? ऑप्शन देखो, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, स्वप्निल कोसले या अमन शेरावत। बताओ फटाफट, मैं आंसर लगा रहा हूँ, कौन सा इसका सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। ठीक है, अभी मनु भाकर जी को बंदरगाह जहाजरानी एवं जल मंत्रालय मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन खिलाड़ी है ये? मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं इस ओलंपिक में और ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत मेडल अपने नाम किए हैं।
पहला 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल कैटेगरी में और उसी कैटेगरी में टीम के साथ। चलो आओ बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। सब जानते हैं भैया, सिल्वर मेडल इन्होंने अपना नाम किया है इस ओलंपिक में, ठीक है। गोल्ड किसने जीता था? पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गोल्ड जीता था और हमारे भाई साहब नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। क्या खेल खेलते हैं? भाला फेंक खेल ये खेलते हैं, ठीक है। आओ, स्वप्निल कोसले, जे भाई साहब कौन है? तो भैया ये 50 मीटर एयर राइफल के खेल में इन्होंने ब्रांज मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। अमन शेरावत की बात करें तो रेसलर है। फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। सवाल का आंसर भी ध्यान रखना, मनु भाकर को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी हमारी क्लास आज की करंट अफेयर की। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने उस दोस्त को शेयर करना जो कि रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। आपके लिए मेरा आज का सवाल आपके सामने है, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पे कब्जा जमाया है? किस देश को हराया है भारत ने फाइनल में? ऑप्शन देखो, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या न्यूजीलैंड। इसका आंसर आपको कमेंट में करके जाना है। कल तैयार रहना अगली करंट अफेयर की वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।